आचार्य जी ने बोला कि आचार्य जी ने बैठिए, तब तक बिजली भी आ गई। तो अगर बोर हो गए हो तो 10 मिनट में अपनी बात पूरी कर दें, थक गए हो, भूख लगी हो तो 5 मिनट बात पूरी कर दें, और नहीं तो 10-20 मिनट बात करते हैं। देखिए, एक भारत तब बनेगा जब अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी सबके लिए एक कानून होगा। और श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब प्रत्येक कानून दुनिया का श्रेष्ठतम कानून होगा। एक भारत तब बनेगा जब 1 नेशन 1 टैक्स कोड होगा, 1 नेशन 1 पिनल कोड होगा, 1 नेशन 1 पुलिस कोड होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन कोड होगा, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड होगा, 1 नेशन 1 बैंकिंग कोड होगा, 1 नेशन 1 एजुकेशन कोड होगा, 1 नेशन 1 पॉपुलेशन कोड होगा, 1 नेशन 1 इंडाउमेंट कोड होगा, 1 नेशन 1 सिटीजनशिप कोड होगा, 1 नेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड होगा। और श्रेष्ठ भारत तब होगा ये जब सारे के सारे कानून श्रेष्ठतम होंगे। जैसे पुलिस कानून बनाना है तो हमें देखना पड़ेगा कि दुनिया की सबसे खूंखार पुलिस कहां की है, और दुनिया को ना देखो तो कम से कम भारत में देख लो कि कहां वाली पुलिस बुलडोजर चला रही, वो देख लो। ऐसे ही जुडिशियल सिस्टम देखना है तो देखना पड़ेगा दुनिया में कहां सबसे बढ़िया चल रहा है, स्पीडी जस्टिस हो रहा है। जैसे सिंगापुर में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला, 1 साल के अंदर फांसी दे दिया। भारत में 9-9 क्विंटल गांजा मिलता है, किसी को फांसी नहीं होती क्योंकि कानून ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले चीन में एक कंपनी के जीएम ने थोड़ी वेंडर से पैसा ले लिया था, सीधे उठा के फांसी दे दिया। बाकी तो और छोड़िए, गूगल कर लेना, कुछ दिन पहले चीन के कानून मंत्री को फांसी हो गई। तो जुडिशियल सिस्टम लेना है, कानून लेना है तो थोड़ा चीन से देखना पड़ेगा। जनसंख्या विस्फोट की समस्या से निपटना है, 1 नेशन 1 पॉपुलेशन कोड लागू करना है तो देखना पड़ेगा किसने कंट्रोल किया। आंकड़े बताते हैं कि चीन ने पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बना के, जनसंख्या नियंत्रण कानून बना के 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। यानी अगर हमने भी कानून बनाया होता तो आज हमारी जनसंख्या जो 145-150 करोड़ है, हम 90 करोड़ होते। हम 90 करोड़ होते तो गरीबी कम होती, भूखमरी कम होती, कुपोषण कम होता, प्रदूषण कम होता, एयर पोल्यूशन कम होता, वाटर पोल्यूशन कम होता, नॉइज पोल्यूशन कम होता। तो अगर पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनाना है, 1 नेशन 1 पॉपुलेशन कोड बनाना है तो चीन से देखना पड़ेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में कोई लागत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कानून बनाने की कोई लागत होती नहीं, हर चीज की लागत होती है। स्कूल बनाने की लागत, हॉस्पिटल बनाने की लागत, सड़क बनाने की लागत, एयरपोर्ट बनाने की लागत, ट्रेन चलाने की लागत, हर चीज की लागत होती है। कानून बनाने की कोई लागत होती है क्या? होती है सर? नहीं होती, कोई नहीं होती। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, हमारे यहां जिसको रीति कहते हैं, ऐसे रीतियों पे अमेरिका में कानून बना हुआ है। अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में साफ साफ लिखा है, खतना किया तो 5 साल की सजा होगी। खतना करने पे कितने साल की सजा? और भारत में क्या कहते हैं? रीति है। तो आप सोच सकते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत तब होगा जब भारत का कानून श्रेष्ठतम होगा और भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय नीतियों के अनुसार होगा। जो समस्या भारत में है, जो समस्या आपके उड़ीसा में है, अगर वो समस्या कोरिया में नहीं है, जापान में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, चीन में नहीं है, तो इसका मतलब वो बीमारी लाइलाज क्यों डॉक्टर साहब नहीं है। इसका मतलब बीमारी लाइलाज, तो फिर हमारे यहां गड़बड़ी क्या हो रही है? डॉक्टर तो अच्छे
अच्छे हैं लेकिन अच्छी दवा नहीं दे रहे। डॉक्टर बड़े अच्छे हैं लेकिन अच्छी दवा नहीं दे रहे। इसी अच्छी दवा की लड़ाई हम लड़ते हैं और मुझे बहुत खुशी है। मैंने 2014 में आर्टिकल 370 को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। 2019 में आर्टिकल 370 को सरकार ने खत्म किया और एक देश एक संविधान का रास्ता खोल दिया। अब एक देश एक संविधान बन गया है, तो अब अगली लड़ाई जो हम सबको लड़ना है, ये मुझे नहीं लड़ना, आप सबको लड़ना, वो है एक देश एक विधान की। मतलब जो पुलिस का कानून हो पूरे देश के लिए एक हो, जो जस्टिस सिस्टम हो, जुडिशियल कोर्ट सबके लिए एक हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तीस्ता सीतलवाड़ के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुल जाए और हमारे यहाँ के लिए 20 साल तो खुले ही। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यवस्था हो सबके लिए हो। मैं अभी बैठे बैठे देख रहा था, उड़ीसा में 30 जिले हैं और ईमानदारी से बताना जो मैं पूछने जा रहा हूं, अंगुल में धर्मांतरण और घुसपैठ हो रही है कि नहीं? बोले जरा। बालनगीर में हो रही है कि नहीं? बारगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? बालासार में हो रहा है कि नहीं? भद्रक में हो रहा है कि नहीं? कटक में हो रहा है कि नहीं? भेंगल में हो रहा है कि नहीं? गंजम में हो रहा है कि नहीं? झारसुगड़ा में धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं और घुसपैठ हो रही है कि नहीं? जाजपुर में, आपके गोड्डा में, केवंझर में, कालाहांडी में, कंधमाल में, कोरापुट में, केंद्रपाड़ा में, मलकानगिरी में, जितने आपके 30 जिले हैं, इसमें से कोई एक जिला बताइए जहां रोहिंग्या नहीं आ रहे हैं, बांग्लादेशी नहीं आ रहे हैं और मिशनरियां धर्मांतरण नहीं करा रहे। कोई एक जिला मुझे बताइए, है कोई? जरा जोर से बोलिए। अब सवाल यह है कि जो धर्मांतरण उड़ीसा में हो रहा है, ये सिंगापुर में क्यों नहीं होता? कोरिया में क्यों नहीं होता? जापान में क्यों नहीं होता? चीन में क्यों नहीं होता? जैसे रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत के अंदर घुस जाते हैं, ऐसे बाकी देशों में क्यों नहीं जाते? और जैसे हमारे सरकारी कर्मचारी घुसपैठियों का 2000 रुपए दे के आधार बना देते हैं, 2000 रुपए दे के बर्थ सर्टिफिकेट बना देते हैं, 2000 रुपए में उनका राशन कार्ड बना देते हैं, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बना देते हैं, ऐसे बाहर क्यों नहीं बना देते? क्योंकि डॉक्टर अच्छे हैं लेकिन दवा घटिया। जोर से बोलिए, डॉक्टर अच्छे हैं लेकिन दवा। ऐसी दवा को देना किसका काम है? किसका काम है? लेकिन जब वो दवा डॉक्टर अच्छी नहीं दे रहा है तो किस बात का अच्छा डॉक्टर? अल्टीमेटली बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी कौन ठीक करता है? दवा। शरीर के अंदर डॉक्टर नहीं घुसता, शरीर के अंदर क्या जाती है? तो ये जो घुसपैठ चल रही है, धर्मांतरण चल रहा है, जो पहले कश्मीर में होता था, बंगाल में होता था, असम के बॉर्डर वाले एरिया में होता था, वो पत्थरबाजी आपके घुसते घुसते आपके संबलपुर तक पहुंच गई। पत्थरबाजी हुई कि नहीं? जो आगजनी आप टीवी में देखते थे, साक्षात देखा कि नहीं? अब क्या चाहते हो? आपका सर फूट जाए तब आप उठोगे क्या? अब आपका सर फूटेगा तब उठोगे क्या? और जिन लोगों ने पत्थरबाजी किया, क्या उनकी पहचान हुई कि वो भारत के हैं या बांग्लादेशी हैं? और अगर नहीं पहचान किया तो क्यों नहीं किया? और पहचान किया तो आज तक उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चला? क्यों? क्योंकि बुरा मत मानना, आप लोग कहीं न कहीं पार्टियों में बटे हुए हो, कहीं न कहीं बटे हुए हो। अदरवाइज अभी कुछ दिन पहले एक धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी के खिलाफ बाबा की पुलिस ने एनएसए लगाया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया है। गूगल करके देख लेना, गाजियाबाद की पुलिस ने लगाया है।
एक व्यक्ति का धर्मांतरण कराया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया। कानून है, दवा भी है, वो डॉक्टर दे ही नहीं रहे। धर्मांतरण हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। उड़ीसा के लिए खतरा है कि नहीं? और इस खतरे से निपटने के लिए हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, जिसको एनएसए कहते हैं, हिंदी में रासुका कहते हैं। तो सवाल यह है कि उड़ीसा में इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, 30 जिलों में कोई जिला ऐसा नहीं बचा है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। फिर उड़ीसा में आज तक एक के बाद डॉक्टर आते गए, लेकिन किसी ने एनएसए वाली दवाई क्यों नहीं दिया? 15 डॉक्टर, हरे कृष्णा मेहताब जी पहले मुख्यमंत्री हुए, फिर नवाकृष्ण चौधरी जी हुए, बीजू पटनायक जी हुए, वीरेंद्र मित्रा जी हुए, सदाशिव त्रिपाठी जी हुए, राजेंद्र नारायण सिंह हुए, विश्वनाथ दास जी हुए, नंदिनी सतपथी हुए, विनायक आचार्य जी हुए, नीलमणि रोत्रे जी हुए, जानकी वल्लभ पटनायक हुए, हेमनंदा बिस्वाल हुए, बीजू पटनायक हुए, गिरधर गमांग हुए और अभी नवीन पटनायक जी हैं। कितनी बार विधानसभा का विशेष सत्र बुला के धर्मांतरण पे गंभीरता के साथ चर्चा हुई क्या? पुलिस को निर्देश दिया क्या एनएसए लगाओ? तो कहां से रुकेगा धर्मांतरण भैया? धर्मांतरण रोकना किसी सामाजिक संगठन की जिम्मेदारी नहीं है, आरएसएस की या विश्व हिंदू परिषद की या डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल की जिम्मेदारी नहीं है। धर्मांतरण रोकना किसकी जिम्मेदारी है? अगर बीमारी ठीक करना रोगी की जिम्मेदारी, तो डॉक्टर का क्या काम? अरे बगीचे में 2 माली रख दिया, माली का काम है वहां घास फूस निकालते रहे, वहां खरपतवार निकालते रहे, अगर कोई बबूल आ जाए उसको उखाड़ के फेंक दे, क्योंकि बबूल और आम एक साथ नहीं रह सकते, यह प्रकृति का नियम है। एक बगीचे में आप 5 बबूल का पेड़ लगा दीजिए, 5 आम का पेड़ लगा दीजिए, 5 साल के बाद केवल 5 ही पेड़ बचेगा। जानते हैं कौन सा? बबूल का, आम वाला सूख जाएगा। यह प्रकृति का नियम है। बबूल का पेड़ और आम का पेड़ एक साथ रह ही नहीं सकता, और यह भारत का नहीं पूरी दुनिया का है। तो क्यों नहीं लगाया गया? एनएसए है, धर्मांतरण हो रहा है, सबको पता है, पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है, कलेक्टर को पता है, सांसद को पता, विधायक को पता, मंत्री को पता। न विधानसभा में चर्चा हो रही है, न उसके लिए आवाज उठ रही है, न शासन लगा रहा है। यह धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? बोलिए जरा। आचार्य जी, देश की एकता अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए, उन खतरों से निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसको कहते हैं यूएपीए। उस कानून का नाम है यूएपीए। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया, आज तक उड़ीसा में किसी भी मिशनरी के खिलाफ यूएपीए नहीं लगाया गया। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उसको कहते हैं जिसमें कई लोग इन्वॉल्व हो, कोई पैसे से मदद कर रहा हो, कोई जगह उपलब्ध करा रहा हो, कोई किसी और तरीके की मदद कर रहा हो, कुछ टेक्नोलॉजी दे रहा हो, कोई चावल दाल बांट, जो भी है, जिसमें पूरा एक नेटवर्क होता है। अब ये बताइए, धर्मांतरण एक संगठित अपराध है कि नहीं? और संगठित अपराध से निपटने के लिए हमारे पास गैंगस्टर एक्ट है। मेरी जानकारी हो सकता है गलत हो, आप लोग क्लेरिफाई कर लेना। मेरी जानकारी में उड़ीसा में आज तक किसी भी मिशनरी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया नहीं गया। धर्मांतरण देश के खिलाफ एक अघोषित युद्ध है। भारत की डेमोग्राफी बदलना एक अघोषित युद्ध है। इंग्लिश में कहते हैं वेज वॉर। इंडियन पिनल कोड में डॉक्टर साहब एक सेक्शन 121 है, वेज वॉर, कि भारत के खिलाफ अगर कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट युद्ध है या सरकार के खिलाफ कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट युद्ध है, तो इसमें इंडियन पिनल कोड का 121 लगना चाहिए, जिसमें आजीवन कारावास की सजा है। आप लोग पता करना कि क्या उड़ीसा में आज तक कभी, जहां इतने बड़े मात्रा में धर्मांतरण हो रहा है, किसी मिशनरी या जिहादी के खिलाफ सेक्शन 121 लगा क्या? धर्मांतरण अपने आप में देशद्रोह है। देशद्रोह कैसे, इसको समझिए। संविधान के प्रियम्बल में लिखा है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी। हम एक समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे। तो अगर
धर्मांतरण ऐसे रिलीजन में हो रहा है जो इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को मानते हैं, तब तो बात समझ में आता है। लेकिन धर्मांतरण ऐसे रिलीजन में हो रहा है जो इक्वलिटी को मानता ही नहीं, वो समस्त प्राणी को एक समान नहीं मानता, समस्त मानव को एक समान नहीं मानता। जो रिलीजन महिला पुरुष को एक समान नहीं मानता, मानव मानव को एक समान नहीं मानता, उसमें धर्मांतरण कराना देशद्रोह हुआ कि नहीं, संविधान के खिलाफ हुआ कि नहीं? लेकिन आज तक उड़ीसा में किसी भी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादी के खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाई गई है। धर्मांतरण पैसे के लिए किया जाता है, विदेशों से फंडिंग आती है, खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आती है, यूरोप से, अमेरिका से एफसीआरए के जरिए आती है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, पैसा आता है, भारत के अंदर का पैसा लगता है, ड्रग स्मगलिंग का पैसा लगता है। आज तक किसी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादी की 100% प्रॉपर्टी जब्त की गई क्या? तो फिर दवा भी है, डॉक्टर भी है, लेकिन डॉक्टर दवा दे ही नहीं रहा, मरीज को मरने के लिए छोड़ दिया, तो अच्छा डॉक्टर है क्या वो? जोर से बोलिए। अरे कोई नाई बहुत अच्छी अच्छी बात करे लेकिन ठीक से बाल ना काटे तो अच्छा नाई हुआ क्या? जोर से बोलिए जरा। कोई ड्राइवर बहुत बढ़िया बढ़िया बात करे, ठीक से गाड़ी न चलाए तो अच्छा ड्राइवर हुआ क्या? कोई डॉक्टर बहुत अच्छी अच्छी बात करे, ठीक से दवा न दे तो अच्छा डॉक्टर हुआ क्या? ऐसे कोई शासक बहुत बढ़िया बढ़िया बात करे लेकिन ठीक से कानून न बनाए, ठीक से उसको इंप्लीमेंट न करे, जो खुद खतरे हैं उसको निपटने के लिए शासन को निर्देश न दे, तो अच्छा हुआ क्या? किस बात का अच्छा हुआ भाई? इसको आप समझिए। और इसी काम के लिए सांसद और विधायक को लॉ मेकर कहते हैं। आदरणीय प्रसन्नाचार्य जी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, हमसे बहुत वरिष्ठ हैं, जानते हैं कि सांसद विधायक को क्या कहते हैं? लॉ मेकर। जैसे फिल्म मेकर का काम है फिल्म बनाना, ऐसे लॉ मेकर का क्या काम है? लॉ बनाना। और लॉ बनाते समय घटिया लॉ बनाना कि अच्छा लॉ बनाना, श्रेष्ठ कानून बनाना या घटिया कानून बनाना? श्रेष्ठ कानून बनाना। तो क्यों नहीं बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा है? क्या ये उड़ीसा जब कश्मीर की तरीके जलने लगेगा, बंगाल की तरीके जलने लगेगा, मणिपुर की तरीके जलने लगेगा, फ्रांस की तरीके जलने लगेगा, तब कानून बनाया जाएगा क्या? अरे अभी कहते नहीं जब जागो तभी सवेरा। काफी तो डेमोग्राफी बदल गई है, अब तो पत्थर भी खा लिए। अब क्या चाहते हो? घरों में आग लग जाएगी तब कानून बनाओगे क्या? पत्थर तो खा लिए, इसके बाद में आग नहीं खुल रही है। भैया उड़िया संस्कृति, उड़िया कल्चर, उड़िया रीति रिवाज, उड़िया परंपरा, इसको बचाना है। आवाज बुलंद करिए श्रेष्ठ कानून की, कठोर कानून की। ये कानून है जो हमारी संस्कृति को बचाएगा। 25 साल के बाद आज के आपके पसंदीदा नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। संबलपुर में पत्थर पड़ा, कोई बचाने आया क्या? मणिपुर जला, कोई बचाने आया क्या? कश्मीर में कोई बचाने आया क्या? बंगाल में कोई बचाने आया क्या? असम में कोई बचाने आया क्या? 25 साल के बाद आज के आपके पसंदीदा नेता आपको पत्थर से बचाने नहीं आएंगे, लेकिन आज का अच्छा कानून 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाएगा। यह मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं। व्यक्ति में ताकत नहीं होती, हमें गलतफहमी है व्यक्ति ताकतवर होता है। व्यक्ति में कोई ताकत नहीं होती, ताकत होती है कानून में, ताकत होती है कानून में। और कानून कैसा होना चाहिए? हमारे वैज्ञानिकों ने अग्नि मिसाइल बनाया,
बनाया ना, वो रोज रोज चलाने के लिए थोड़ी है, चलाई जा रही है क्या? पूरी दुनिया में सबने परमाणु बम बना के रख लिया है, कोई चला रहा है क्या? चलाया नहीं है। परमाणु बम बना के दिखाने के लिए होता, डराने के लिए होता। ऐसे कुछ कानून डराने के लिए बनाए जाते हैं और बीच बीच में थोड़ा जरूरत पड़े तो दो चार को फांसी लटकाते भी रहो। अगर सिंगापुर में ड्रग स्मगलर्स को फांसी देने का कानून है तो रोज थोड़ी फांसी देते हैं, साल 2 साल में 1-2 को फांसी देते हैं, बाकी अपने आप ड्रग स्मगलिंग छोड़ के बाहर रहते हैं। और कानून का खौफ देखिए, बहुत दिन के बाद वहां ड्रग स्मगलिंग हुई थी सिंगापुर में, और मात्र 900 ग्राम गांजा, मात्र 900 ग्राम गांजा। यहां तो 9-9 कुंटल गांजा। अफीम के चक्कर में मणिपुर जला है। मणिपुर को जलने का 3 ही मूल कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण, अफीम की खेती, यानी ड्रग स्मगलिंग। और आपको यह बताते हुए कड़वी सच्चाई, मुझे दुख हो रहा है, वो 3 बीमारियां मणिपुर की आपके उड़ीसा में घुस चुकी हैं। आपके उड़ीसा में भी धर्मांतरण हो रहा है, आपके उड़ीसा में भी ड्रग स्मगलिंग हो रही है, आपके उड़ीसा में भी घुसपैठ हो रही है। तो थोड़ा देर हो सकता है, इतना ही हो सकता है। प्लीज जागिए। क्योंकि आज मेरा विषय एक भारत श्रेष्ठ भारत का है, इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, उड़ीसा को धर्मांतरण और घुसपैठ से बचाइए। ये धर्मांतरण और घुसपैठ अच्छी बातें करने से नहीं रुकेगा, पॉलिटिकल नूरा कुश्ती से नहीं रुकेगा, लच्छेदार भाषण देने से नहीं रुकेगा। ये तब रुकेगा जब घुसपैठियों के खिलाफ, मिशनरियों के खिलाफ यहां की पुलिस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना शुरू करेगी, यूएपीए लगाना शुरू करेगी, गैंगस्टर एक्ट लगाना शुरू करेगी, वेज वॉर यानी सेक्शन 121 ऑफ इंडियन पिनल कोड लगाना शुरू करेगी, देशद्रोह यानी सेक्शन 124A लगाना शुरू करेगी, 100% प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू करेगी और इनको आजीवन कारावास देना शुरू करेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एनआरसी लागू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल 2-4 के खिलाफ ये 5 धारा लगाइए, बाकी घुसपैठी अपने सामान लेकर खुद ही भाग जाएंगे, खुद ही भाग जाएंगे। सिंगापुर ने 1 को फांसी दिया, बाकी अपना वो गांजा वांजा छोड़ के भाग गए वहां से। जान सबको प्यारी होती है। आपके अगर घर में बाउंड्री नहीं होगी तो आवारा जानवर आएंगे कि नहीं आएंगे, बताइए जरा। यह प्रकृति का नियम है। आपके घर में सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा तो ऐसे कोई भी घुस जाएगा। और जैसे बगीचे की साफ सफाई करने की जिम्मेदारी माली की होती है, बगीचे में कोई खरपतवार पैदा ना हो, कोई बबूल ना आ जाए, सारे फलदार वृक्ष हों, सारे छायादार वृक्ष हों, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? माली की। ऐसे समाज में कोई कुरीति ना आए, समाज में कोई अतिक्रमण न करे, संस्कार हमारे खत्म न करे, कोई अनावश्यक लोग इंटर न करें, इसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था है? पुलिस है, प्रशासन है, सांसद है, विधायक है, मंत्री है, जज है, इसीलिए तो हैं। और है क्या काम? दुर्भाग्यवश हमने पिछले 75 सालों में हर क्षेत्र में प्रयास किया। जहां जहां पैसा खर्च होता है वो सारी योजनाएं लागू हुई, लेकिन जहां मुफ्त में जो काम हो सकता था उस पे काम नहीं हुआ। और इसी का नतीजा है कि भारत के समक्ष बहुत सारे खतरे हो गए हैं। उसमें एक जो प्रमुख खतरा है, जो उड़ीसा के सामने है, जो उड़ीसा के सामने वो भारत के सामने भी है, वो है धर्मांतरण और घुसपैठ। दुर्भाग्यवश कुछ राज्यों ने बहुत एक्टिव इस पे काम शुरू कर दिया है, एनएसए लगाना शुरू कर दिया है, यूएपीए लगाना शुरू किया है। 3 दिन पहले भी गाजियाबाद में लगाया भी गया है, लेकिन उड़ीसा में नहीं शुरू हुआ है। इसलिए आप लोग इसके खिलाफ आवाज उठाइए। आवाज उठाने का 2 ही तरीका है। समस्याओं का समाधान 2 जगह पे है, विधानसभा और हाईकोर्ट। और राष्ट्रीय स्तर की समस्या है तो संसद और सुप्रीम कोर्ट। उड़ीसा की समस्या है तो विधानसभा और हाईकोर्ट। मतलब भुवनेश्वर में है। दवा कहां मिलेगी? भुवनेश्वर। अब दवा डॉक्टरों को जगाने का 2 तरीका है, सड़क और सोशल मीडिया। सड़क और तो या तो सड़क पे उतरिए, जो उतर सकते हैं उतरिए, जो नहीं उतर सकते सोशल मीडिया का उपयोग करें। कितने लोग फेसबुक पे हैं? जरा हाथ उठाएं। बहुत बड़ी संख्या में। आज अगर आप मेरा एक आग्रह मान लेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी यात्रा सफल हो गई। प्लीज
जाति भाषा क्षेत्र को छोड़ते हुए 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए। आपको 5,000 बनाने की क्षमता है ना, बना लीजिए। जो इधर उधर बदमाशी करिए उसको ब्लॉक मार दीजिए बाद में। और समस्या नहीं, समस्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान को लिखना शुरू करिए। कहीं सड़क टूटी मिले, फोटो खींचिए, लिखिए सड़क टूट गई है, मूल कारण है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का मूल कारण है घटिया कानून।